हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 जो कि था प्रियम्बल का सेकंड पार्ट। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर देंगे। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, ऐसे करके पूरा प्रॉपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि मेन एक हिस्सा है पॉलिटी का। ठीक है, तो प्रियम्बल का हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़े थे कि आइडियाज क्या क्या थे। तो हम 5 आइडियाज पढ़े थे हम लोग। पहला पढ़े थे हम लोग कि आपका आइडियाज में क्या पढ़े थे हम लोग, सॉवरेनिटी पढ़े थे। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े, सोशलिस्ट पढ़े थे हम लोग कि सोशलिस्ट का फेवर और अगेंस्ट, है ना। सोशलिस्ट क्या होता है, ठीक है। इक्विटी का इक्विटेबल होना चाहिए सबके उसमें, है ना। कोई डीपीएसपी को फॉलो करना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद थर्ड हम पढ़े थे हम लोग सेकुलर कि हर रिलीजन इक्वल होता है आइज ऑफ द स्टेट में। दो टाइप का मॉडल रहता है, इंडियन मॉडल और वेस्टर्न मॉडल, है ना। और फिर उसके बाद हम पढ़े थे कि सेकुलर में कि इंडियन में क्या पढ़े थे कि 25 से 28 पूरा रिलीजन जो है वो आपका सपोर्ट करता है रिलीजन को, है ना। अब हम आते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक क्या बोलता है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। वही है कि हमारा जो ये बोलना क्या चाह रहा है कि ऐसे हमारा होना चाहिए देश, ऐसे हमारा देश होना चाहिए। तो हमारा देश सोशलिस्ट होना चाहिए, हमारा देश सेकुलर होना चाहिए, हमारा देश सॉवरेनिटी होना चाहिए, है ना। हमारा देश डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक क्या है, वही डेमोक्रेसी जो है। डेमोक्रेसी क्या है कि गवर्नमेंट है जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। इट मीन्स द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो पढ़ाया गया है ना। द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। मतलब कि यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं एक आदमी को। एक आदमी हमारे लिए खड़ा होता है, वो हम सबको रिप्रेजेंट करता है। जो कि हमारा एमपी होता है, एमएलए होता है, वो हम इलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए खड़ा हो रहा है, वो हमारे हित के लिए काम करेगा। तो वो होता है आपका द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु इन टर्न मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। समझ गए ना, वही हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। इंडिया हैज अडॉप्टेड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, है ना। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और ये एक प्रिंसिपल में वर्क करता है, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एक पर्सन, एक उसका वोट रहेगा और उसका एक वैल्यू रहेगा, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर अमिताभ बच्चन है उसको 10 वोट मिल जाएंगे, नहीं। 10 इलेक्शन में वो 10 वोट दे सकते हैं एक बार में ही, ऐसा नहीं है, है ना। जितना एक अमिताभ बच्चन के पास वोट रहेगा, उतना एक गरीब आदमी है, खेत चलाता है, उसके पास एक वोट रहेगा, है ना। यहाँ पे वोट का जो वैल्यू है वो एक आदमी है और एक ही उसका वोट जाएगा, और उतना ही वैल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया एडॉप्ट किया गया है। इट इज सिक्योर्ड अंडर आर्टिकल 326। देखो ये सब आर्टिकल जो आ रहे हैं ना, वो आपको याद करते रहना है ना। जैसे कि हम लोग आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल आपका 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352, है ना, इमरजेंसी। और फिर उसके बाद आर्टिकल आपका 155, है ना, आर्टिकल आपका 3, आर्टिकल आपका 61, है ना, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और आर्टिकल आपका एक और क्या था आपका आर्टिकल, एक था ना इलेक्शन कमीशन का था, आर्टिकल 324। हाँ, आर्टिकल 324, है ना। और 326 क्या है आपका, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मतलब कि आप हर एक इंसान जो है वो एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है एक वोट के द्वारा, जो कि 18 साल से ऊपर है ना, वही बोल रहा है। It is universal because the right to vote cannot be discriminated against on the grounds of race, religion, caste, sex, etc. है ना। जो राइट टू वोट है वो हम बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, है ना। कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है ना। और क्या उसका जेंडर है, क्या उसका कास्ट है, इससे अपन कभी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ऑल दोज हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट। ठीक है, जो भी 18 साल से ऊपर है उसके पास अधिकार है कि वो वोट देगा। ठीक है, तो ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 326 के अंडर आता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, अब आते हैं आप हम लोग रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक क्या है, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। हेड ऑफ स्टेट कौन है आपका, पीएम हो गया, है ना। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है। तो इन द केस ऑफ इंडिया द हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क, है ना। ये आपका ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट उसका बेटा दूसरा प्रेसिडेंट बन गया, ऐसा नहीं है। हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो आपका इलेक्शन के थ्रू होता है ना। हेड ऑफ स्टेट कौन करता है, प्रेसिडेंट रहता है हेड ऑफ स्टेट। और आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन रहता है, पीएम रहता है। ठीक है,
पीएम को तो हम लोग चूज करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को कौन चूज करता है? वहाँ के एमपीज चूज करते हैं, है ना। एमपी लोग वोट दे के प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट क्या हुआ? प्रेसिडेंट हुआ। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन हुआ? पीएम हुआ, ठीक है। और ये कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, जैसे कि ब्रिटिश में आपका है, वहाँ राजा लोग रहते हैं, क्वीन रहती है। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है। ये तो हम पढ़ लिए कि आइडियाज क्या कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि हमारा एस्पिरेशन क्या क्या है ना। आइडियाज तो पढ़ लिए हम लोग, आइडियाज अलग होता है, और एस्पिरेशन क्या क्या है। एस्पिरेशन, पहला एस्पिरेशन क्या है? जस्टिस, है ना। हर एक नागरिक को जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? लिबर्टी। तीसरा क्या है? इक्वालिटी। चौथा क्या है? फेटर्निटी, ठीक है। तो पहला क्या है? जस्टिस। दूसरा क्या है? लिबर्टी। तीसरा क्या है? इक्वालिटी। और चौथा क्या है? फेटर्निटी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग, एस्पिरेशन पढ़ते हैं। तो जस्टिस क्या है? अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटले, जस्टिस इज मीन्स गिविंग पीपल व्हाट दे डिजर्व, है ना। एरिस्टोटले के द्वारा बोला गया है कि जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं, जो वो डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए। तो वो आप बोलोगे कि हाँ, आप जस्टिस दे रहे हो पीपल को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ जस्टिस। जो हमारा लॉ बुक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो बोलता है अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ जस्टिस। द प्रियम्बल गिव्स एन आइडिया अबाउट थ्री फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। प्रियम्बल जो है ना, हमको तीन टाइप का आइडिया देता है जस्टिस का। पहला क्या है? सोशल जस्टिस। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस। तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस, याद रखना, ठीक है। जो सोशल जस्टिस है, ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। सोशल जस्टिस, है ना। 14 से 18 पढ़ेंगे, आगे सब पढ़ेंगे हम लोग कि आर्टिकल 14 क्या होता है, 16, 17, 18 क्या होता है, ठीक है। इट मीन्स दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, है ना। द इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, एटसेट्रा, ठीक है। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और आपका पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है वो आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच में प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेटस है उसमें हर स्टेटस के लोगों को इक्वालिटी मिलना चाहिए, है ना। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। ये क्या बोलता है? इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13 बी एंड सी, जो हम पढ़े थे, याद करो कहाँ पढ़े थे हम लोग, पीछे पढ़े थे, सोशलिस्ट में पढ़े थे हम लोग, कि 13 बी क्या बोलता है कि जो भी आपके रिसोर्सेस है आपके स्टेट में, वो आपका इक्विटेबल होना चाहिए। आपके जो भी लोग हैं उसके अंदर इक्विटेबल तरीके से रहना चाहिए। और सी क्या बोलता है? सी बोलता है कि आपको इंश्योर करना है कि जितने भी वेल्थ है वो आपका कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका था 13 बी। 13 सी ये क्या बोल रहा है? आपको इकोनॉमिक जस्टिस दिला रहा है आपको, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस implies that there should be equitable distribution of resources among all citizens and prevention of concentration of wealth in a few hands, ठीक है। ये सी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 326, है ना। 326 क्या बोलता है? क्या है ये? अभी पढ़े हम लोग जस्ट, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, है ना। इट डिनोट्स दैट ऑल सिटीजंस शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल एक्सेस टू एक्सरसाइजिंग द राइट्स ऑफ द वोट, है ना। वही है कि अमिताभ बच्चन हो, या मोदी हो, या फिर आप राहुल राहुल गांधी हो, या फिर खेत चलाने वाले किसान हो, सबका पास एक ही वोट है, एक ही आदमी है, और एक ही वैल्यू है उसका, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 326 पे दिया गया है, ठीक है। अब आता है लिबर्टी। पहला क्या पढ़ा हम लोग? जस्टिस। जस्टिस में क्या पढ़ा हम लोग? तीन टाइप होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल में क्या है? 14 से 18 आर्टिकल। और आपका इकोनॉमिक में क्या है? आपका 30, इकोनॉमिक क्या है? 39 बी, 39 सी। और आपका पॉलिटिकल में क्या है? 326, है ना। लिबर्टी, लिबर्टी क्या है कि फ्रीडम एक आदमी को, वो अब जो चाहे वो कर सकता है ना, बाकी दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए, है ना। उसका लिबर्टी दिया गया है कि उसका मन चाहे वो कुछ भी कर सकता है, जो कि आपके क्रिमिनल वो नहीं है ना। The term liberty means the freedom of an individual to do what he considered best for himself, है ना। जैसे कि आज की डेट में मुझे लगता है कि यूट्यूब में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, है ना। जो लोगों के पास साधन नहीं है उनको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और उनको पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये मेरा लिबर्टी है। यहाँ मुझे आके कोई बोल नहीं सकता कि नहीं तू नहीं पढ़ाएगा,
वो कैसे पढ़ा सकता है ना? तो ये बस लिबर्टी कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? द टर्म लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू डू व्हाट ही कंसिडर्ड बेस्ट फॉर हिमसेल्फ प्रोवाइडेड इट डज नॉट इन्फ्रिंज ऑन अदर राइट्स, ठीक है? जो लिबर्टी है वो मीन्स क्या है, एक फ्रीडम दे रहा है इंडिविजुअल को टू डू व्हाट ही कंसिडर बेस्ट फॉर हिमसेल्फ, है ना? कि उसके लिए क्या बेस्ट है, उसके लिए क्या बेहतर है, और वो किसी और के राइट्स को वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप बाहर जाके अपना गाड़ी चला सकते हो, है ना? आपके पास लिबर्टी है कि आप मनचाहा जहाँ घूमने जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दारू पी के गाड़ी चलाओगे और किसी को ठोक दोगे, है ना? तो आप किसी और के राइट्स को भी हार्म पहुँचा रहे हो। तो आपके पास लिबर्टी है और आपको दूसरे के राइट्स को देखते हुए उस लिबर्टी को एन्जॉय करना है, ठीक है? लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कि मैं अब बोल रहा हूँ, लिबर्टी मीन्स लाइसेंस नहीं है कि आप कुछ भी कर दोगे। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के हित को लेके भी करोगे, है ना? दूसरों के हित के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? कि आप दूसरे का केयर करोगे, उसके साथ अपना भी काम करोगे जो आपके लिए बेस्ट है। द प्रिएम्बल टॉक्स अबाउट टू फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है? प्रिएम्बल जो है ना वो दो टाइप ऑफ लिबर्टी के लिए बात करता है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो कि क्या हो गया आपका रिलीजियन, है ना? तो थॉट्स एंड एक्सप्रेशन मतलब कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, क्या एक्सप्रेस करते हो, ये आपको लिबर्टी दिया गया है, आपके इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये आपका आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में बताया गया है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? 14 से अब एक ओवरव्यू ले लो, 14 से 18 क्या है? 14 से 18 जो है वो आपको सोशल जस्टिस दिलाता है ना? 19 क्या दिलाता है? 19 आपको क्या करता है? लिबर्टी के उसमें दिया गया है 19 में, ठीक है? 1A में। अब आता है आपका बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, जो ऊपर पढ़े हम लोग क्या सेकुलरिज्म में, कि 25 से 28 से बताया गया है आपका, कि इसमें वही दिया गया है कि आप जो चाहो आप वो रिलीजन आप क्या बोलते हैं सपोर्ट कर सकते हो, अपना सकते हो, है ना? और अपने रिलीजन को आप स्प्रेड कर सकते हो। लेकिन वही सब पढ़ेंगे अच्छे से हम लोग। आपको मैं एक ऐसी बस आपको समझ दे रहा हूँ मैं, ठीक है? नोट देखते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंड लार्ज कंसिडर लिबर्टी एंड फ्रीडम टू द सेम, है ना? मतलब फ्रीडम और लिबर्टी दोनों को सेम सेम ही बुलाया गया है एंड यूजेस इंटरचेंजेबल। फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? वही बताया गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी फ्रीडम को इक्वली माना गया है, सेम सेम तरह के अपन बात करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर अपन देखेंगे कि फिलोसॉफी को देखते जाएंगे अपन, उसके पर्सपेक्टिव देखेंगे तो फ्रीडम जो है ना वो काफी ब्रॉडर कंसेप्ट है और विथ लिबर्टी उसमें दबा हुआ है, ठीक है? ये तो हो गया आपका लिबर्टी। लिबर्टी में क्या पढ़े हम लोग? लिबर्टी में पढ़े हम लोग दो टाइप का होता है, थॉट्स एक्सप्रेशन, जो कि आपके लिए क्या आपके लिए सही है, बेस्ट है, आप उसको करिए, आपके पास राइट्स है उसको करने के लिए, है ना? और दूसरे को के राइट्स को हार्म ना पहुंचाते हुए, ठीक है? तो लिबर्टी एक लाइसेंस नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दो टाइप का पढ़े अपन, थॉट एंड एक्सप्रेशन में लिबर्टी मिल सकता है और एक आपका रिलीजन में हो सकता है 25 से 28 और 29 1A, ठीक है? अब थर्ड आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, मतलब कि यहाँ पे इक्वालिटी मतलब क्या है कि जो भी लोग हैं वो सब इक्वल हो। यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो कि एक अमीर बनता जा रहा है, एक गरीब बनता जा रहा है ना? सबके पास इक्वली रिसोर्सेस आए। अगर हमारे इंडिया में इतना कोल मिल रहा है तो कोल सबको मिलना चाहिए, कोल, है ना? फिर कोल में जो पैसा कमा रहे हो आप सबको इक्वली बांटना चाहिए, सबको हित में मिलना चाहिए, तो वो होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, किसी के पास प्रिविलेज नहीं है कि आप वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आज मोदी का बेटा होता और वो कुछ अगर एक इलीगल कुछ काम करता है या फिर किसी को मार देता, मर्डर कर देता, तो ऐसा नहीं है कि वो पीएम का बेटा है तो उसको हम लोग माफ कर देंगे, नहीं, है ना? चाहे वो मोदी का बेटा क्यों ना हो, चाहे वो एक किसान का बेटा क्यों ना हो, अगर वो कुछ क्राइम किया है तो वो वहां पे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको जेल होगा, है ना? उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? तो ये होता है इक्वालिटी, ठीक है? यहाँ पे कोई प्रिविलेज नहीं है। अभी आप देखोगे केस हुआ था, शाहरुख खान का बेटा जेल गया था ड्रग केस में, है ना? तो भले ही बाद में वापस आ गया, वो अलग बात है, लेकिन आप देखोगे कि जेल तो गया ना वो क्राइम किया था, वो ड्रग यूज कर रहा था, तो उसको जेल भेजा गया। तो वही बात है कि यहाँ पे कोई भी प्रिविलेज नहीं है ना? सभी लोग इक्वल है इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, इन द कोर्ट ऑफ द रिसोर्सेस, हर चीज के लिए, ठीक है? When rights are enjoyed by a few people, it is called privilege, है ना? कुछ चुनिंदा लोगों ही बस अगर राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रिविलेज बोलते हैं, है ना? टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोल रहा है कि इक्वालिटी मतलब क्या है कि
सभी लोग को, बड़े से बड़े ग्रुप के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हर इंडिविजुअल को विदाउट डिस्क्रिमिनेट करते हुए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट टू काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का आ गया, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। स्टेटस जो कि आर्टिकल 15, 16, 17, 18 में दिया गया है, मतलब वही है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते स्टेटस के थ्रू कि आप इस कास्ट के हो, आप लोअर कास्ट के हो, अपर कास्ट के हो, आप औरत हो, आप मर्द हो, है ना, आप ये धर्म को, वो धर्म के हो, तो आपको सबको इक्वल मानना है, सभी लोग इक्वल है, ठीक है, कोई भी अनइक्वल नहीं है, सब इक्वल है। तो वो आपका आर्टिकल 15, 16, 17, 18 में दिया गया है। इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, है ना, ये आपका आर्टिकल 16 में दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, है ना, कि सभी लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो अपने लिए कुछ कर सके, पैसा कमा सके और अपने घर बार चला सके। वो आपका हो गया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आता है आपका फेटर्निटी, है ना। फेटर्निटी मतलब क्या होता है? ये होता है, इट सिग्निफाइज द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, है ना। ये कहलाता है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा जो कि हमारे इंडिया में बहुत टाइप ऑफ लोग रहते हैं, है ना, कोई अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन हम लोग के आपस में एक भाईचारा है। हम लोग क्या है, सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन है ना। तो एक भाईचारा है, वो भाईचारा जो है ना, वो बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं फेडर्निटी, कि हम एक ही सॉइल के चट्टे बट्टे हैं, हम लोग एक ही इंडिया में बसे हुए हैं, हम सब भाई बहन हैं, ठीक है। दिस फोस्टर सोशल हार्मोनी, इंटेग्रिटी एंड प्रमोट्स यूनिटी, ठीक है। ये हम पढ़े, हम अपन चार पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े हम लोग? जस्टिस, दूसरा क्या पढ़े अपन? इक्वालिटी, तीसरा हम पढ़े आपका लिबर्टी, और चौथा पढ़े अपन फ्रेटर्निटी, ठीक है। जस्टिस में क्या पढ़े हम लोग कि जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, जस्टिस, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़े? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और लिबर्टी में पढ़े। लिबर्टी में क्या है, उसके जो बेस्ट है वो कर सकता है ना। इसमें क्या पढ़े? थॉट एक्सप्रेशन और रिलीजन का पढ़ लिया अपन। इक्वालिटी में क्या है कि कोई एक आदमी इसको एंजॉय नहीं करना चाहिए, सब लोग एंजॉय करने चाहिए, स्टेटस का इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी में क्या पढ़े हम लोग कि एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड होता है, भाईचारा होता है हमारे आपस में, डिफरेंट कल्चर्स रिलीजन के होने के बाद भी। अब आते हैं अपन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से आपको चालू हो गया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गया, फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल नंबर 1 चालू हो चुका है यहाँ पे हमारा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 चालू हो चुका है। और आर्टिकल 1 जो है ना, वो बताता है कि यूनियन एंड टेरिटरीज क्या है, उसको कौन रूल करेगा, उसका वर्क कैसे होगा, ठीक है, वो सब के बारे में हमको बताया गया है, ठीक है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, वो टाइटल करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 ये बोलता है इंडिया और भारत, है ना, इंडिया और जो भारत है वो एक स्टेट का यूनियन है ना। इंडिया और भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, वेयर एज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इट इज द फेडरेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। डिफरेंस है इंडिया और यूएस में। इंडिया वाला ये बोलता है, इंडिया वाला बोलता है कि हमारे जो भारत है वो हर एक स्टेट से ना मिला हुआ है, मतलब मिल के बनाया गया है। और यूएस बोलता है कि हम ये जो है ना, वो स्टेट का फेडरेशन है, स्टेट मिलके रह रहे हैं, ठीक है। मिलके बना हुआ है और सब मिलके रह रहे हैं, बहुत डिफरेंस है ना। तो मिलके बना मतलब क्या, ये हर स्टेट को अपना मानता है इंडिया, लेकिन यूएस बोलता है कि ये सब हर स्टेट जो है वो मिला के यूएस बन रहा है बस। तो यहाँ पे एक वो फील नहीं है, एक फर्टिलिटी वाला फील नहीं है, एक भाईचारा फील नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ये बोलता है, दिस इम्प्लाइज दैट यूएसए इज रिजल्ट ऑफ लीगल एग्रीमेंट, है ना, मतलब एक लीगली एक एग्रीमेंट हुआ है स्टेट का और सेंट्रल का कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब मिलके एक सेंटर बनाते हैं। लेकिन इंडिया में एक इमोशंस आ जाता है कि नहीं, वो हमारा है, वो हमारा भाई है, हमारा भाईचारा है उसमें, है ना। तो वो एक डिफरेंस है यूएस में और इंडिया में। According to Dr. Ambedkar, the phrase union of states signifies that union is not the result of legal agreement, है ना, यहाँ पे कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ है सेंट्रल स्टेट का, स्टेट हिस्सा है इंडिया का, बस इसीलिए स्टेट बनाया गया क्योंकि एक सेंट्रल जो है ना वो इतना बड़ा इंडिया संभाल नहीं पाएगा। इसलिए इंडिया को प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए, प्रॉपर अच्छे से काम कराने के लिए क्या किया गया कि एक हिस्से में बांट दिया गया स्टेट में। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट वाला अपना मनमानी करेगा, अपना पावर दिखाएगा, नहीं, अल्टीमेट पावर तो सेंट्रल के पास ही है। बस
काम ईजी हो, काम को बांटना ईजी हो, इसलिए स्टेट बनाया गया है। लेकिन यूएस में क्या है, यूएस में स्टेट का अपना दबदबा है और सेंटर का अपना दबदबा है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो क्या वही बोला गया है, द स्टेट इन इंडिया हैव बीन क्रिएटेड मर्ली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि काम अच्छे से हो सके इसलिए बस बनाया गया स्टेट को, है ना। हैव बीन क्रिएटेड merely फॉर administrative convenience because the country is too large to be governed by a single authority। जो मैं बोला भी आपको कि इंडिया बहुत बड़ा है, उसको एक अथॉरिटी संभालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा है वो, है ना, इतना आबादी है, इसलिए उसको डिवाइड करके हम लोग स्टेट में डिवाइड किए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, स्टेट डू नॉट एंजॉय द राइट्स टू सिक्योर फ्रॉम द यूनियन, है ना। यहाँ पे स्टेट के पास राइट्स नहीं है कि स्टेट बोलेगा कि आज मेरे को अलग होना है, मैं इंडिया से नहीं रहना चाहता, वैसा स्टेट नहीं कर सकता, है ना। तो स्टेट के पास राइट्स नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाएगा, यूनियन से अलग हो जाएगा। ये इंडिया जो है, कंट्री जो है, एक सिंगल एंटिटी है। इंडिया इंडिया है ना। और पीपल जो है इंडिया के, वो एक सिंगल पॉपुलेशन में आते हैं। वो तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि सब भाषा के उसमें लड़ रहे हैं कि हम महाराष्ट्र के हैं, हम कर्नाटका के हैं, हम केरला के हैं। ये सब बहुत गलत बात है ना। क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो लीडर्स थे, जो इसको बना के गए हैं, वो ऐसा कभी सोचे नहीं होंगे कि फ्यूचर में ऐसा लड़ाई होगा भाषा को लेकर, है ना, रिलीजन को लेकर, ठीक है। तो वो बस ये सोचते थे कि इंडिया का हर एक सॉइल ऑफ इंडिया में जो भी लोग पैदा हो रहे हैं, वो सब एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं, ठीक है। वो लोग भाई और बहन हैं, ठीक है, ये बोला गया था। Therefore, the Union of India is indestructible, है ना। The expression Union of India includes only the state, whereas the expression Territory of India includes not only the state but also union territory and territories that may be acquired by the government of India at any future time। ठीक है, ये बोला गया है कि अगर जो वर्ड बोला गया है यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें सिर्फ स्टेट आया है, उसमें आपका दिल्ली, अंडमान निकोबार ये सब नहीं आता, क्योंकि ये सब क्या है, यूटी है ना। अब अगर बोला गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन जो है वो सिर्फ स्टेट को लाता है, और टेरिटरीज जो है वो आपका वो सब एरिया भी लाता है जो कि इंडिया के पार्ट में आता है, जो कि फ्यूचर टाइम में एब्जॉर्व किया गया है। तो फिर हम लोग ये देख रहे थे कि यूनियन ऑफ इंडिया मतलब क्या है, कि वो सिर्फ स्टेट को कर रहा है, और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें अब वो बात कर रहा है कि स्टेट भी है इसमें, और जो यूटी है, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, दमन एंड दीव, है ना, वो सब भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज फेडरल इन नेचर, है ना, मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ गया है। द स्टेट्स शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन द सेंटर, है ना। इसमें ये बोला गया है कि जो स्टेट है ना, उसके जो पावर्स हैं वो सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ गया है, ठीक है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंटर। यहाँ पे स्टेट तो है नहीं, ये अपना यूनियन टेरिटरी है, तो इसका जो कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सेंटर ही संभालता है। देयर रिलेशनशिप विद द सेंटर इज यूनिटरी, हेंस दे आर नोन एज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1 जो है ना, वो बोलता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, और है ना, ये बोला गया है, और इसमें बताया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, स्टेट को कौन कंट्रोल करता है, स्टेट वाला कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट का, जो कि आपस में डिवाइड किया गया पावर को सेंटर से, और यूनियन टेरिटरी है उसको कंट्रोल करता है, सेंटर का कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल नंबर 1 हो गया। आर्टिकल 2 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू एस्टेब्लिश और एडमिट न्यू स्टेट इनटू यूनियन एज इट इज थिंग्स फिट, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आर्टिकल नंबर 2 जो है ना, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो चाहेगा तो एक नया स्टेट भी बना सकता है ना। वही बात है यार, देखो आर्टिकल नंबर 3 क्या करता है, 3 क्या करता है कि नए स्टेट को पुराने स्टेट से मिला सकता है, या फिर अपना बाउंड्री बाउंड्री चेंज कर सकता है, वो सब कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि वो नया स्टेट बना सकता है। अब देखो जैसे कि एमपी था, पहले एमपी था 2001 के पहले, छत्तीसगढ़ नहीं था। तो क्या हुआ, फिर एक के बाद क्या हुआ कि जो एमपी है वो टूट के छत्तीसगढ़ बन गया, है ना। तो वो क्या किस कैसे बना होगा, वो ड्यू टू आर्टिकल नंबर 2 से ही बना होगा वो, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं।
द नेम एरिया एंड बाउंड्री हम पढ़ चुके हैं, है ना, आर्टिकल 3 पढ़ चुके हैं। नेम एरिया एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट कैन बी चेंज्ड विदाउट इट्स कंसेंट, दिस पावर हैज बीन कंफर्ड अपॉन पार्लियामेंट, ठीक है। For instance, if the central government decide to merge two states and a bill is passed in parliament, the state will disappear from the map, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बना दिया जाए, से आज अगर लगता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ और एमपी को मिला लो वापस, तो जो मैप है ना इंडिया का उसमें छत्तीसगढ़ गायब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आर्टिकल नंबर 3 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो चेंज कर सकता है। आर्टिकल 3 ऑल्सो आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच चेंजेस, ठीक है। आर्टिकल 3 जो है वो बताया है कि कैसे कैसे आप चेंजेस लाना भी है, बिल कैसे बनता है और ड्राफ्ट कैसे बनता है, वो सब बताया गया है, ठीक है। तो बिल क्या होता है? अ ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल, ठीक है। मतलब एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल दिया गया है, एक ड्राफ्ट बताया गया है कि इसको ऐसे करना चाहिए, तो वो बिल होता है। दे आर टू कैटेगरी ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, दो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, एक होता है प्राइवेट मेंबर्स, एक होता है गवर्नमेंट मेंबर्स, ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स कौन होता है? एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। यहाँ पे देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो मतलब क्या है इसका। एमपी, एमएलए, ठीक है। जो पार्लियामेंट में एमपी लोग बैठते हैं, ठीक है। अब देखो एमपी तो बहुत लोग होंगे ना, लोकसभा में 543 सीट है, मतलब क्या है कि 543 एमपी बैठे हुए हैं, है ना। अब उस पे सब थोड़े मिनिस्टर होंगे। मिनिस्टर मतलब क्या है? देखो एमपी मिनिस्टर है, लेकिन वो मिनिस्टर मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, समझ रहे हो ना, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, है ना। तो ये लोग क्या है? ये लोग मिनिस्टर्स हैं। बाकी लोग क्या है? बाकी लोग एमपी एमएलए हैं बस, है ना। बाकी लोग क्या है? वो एक एमपी है बस, ठीक है। मिनिस्टर नहीं है वो सिर्फ एमपी है। तो जो सिर्फ एमपी है उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं दिया गया है, वो सिर्फ एमपी है, वो होते हैं प्राइवेट मेंबर्स। और जैसे डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो है ये लोग जो मिनिस्टर जो संभाल रहे हैं, कुछ कुछ एक कार्यकाल संभाल रहे हैं, है ना, कुछ एक कार्य संभाल रहे हैं, वो लोग होते हैं गवर्नमेंट मेंबर्स। समझ गए क्या होता है प्राइवेट मेंबर्स और गवर्नमेंट मेंबर्स? ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 3 में, मतलब आप अगर एक बिल प्रोड्यूस कर रहे हो तो कैसे करोगे? प्रोसेस क्या है? एक बिल को आप एक लॉ कैसे बनाओगे वो बताया गया है, ठीक है। एक एक्ट कैसे बनाओगे, एक लॉ कैसे बनाओगे। अ बिल अंडर आर्टिकल 3 कैन बी गवर्नमेंट बिल ओनली, ठीक है। आर्टिकल 3 में गवर्नमेंट बिल ही हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट मेंबर्स के द्वारा ही बनाया जा सकता है, वो होता है आपका आर्टिकल 3, ठीक है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। बिल को आप इंट्रोड्यूस तभी करोगे जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेड करेगा, उसके बगैर नहीं करोगे, ठीक है। द बिल अंडर आर्टिकल 3 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। आधा हाउस क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। तो जो बिल है आर्टिकल 3 का, उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या तो राज्यसभा में कर सकते हो या लोकसभा में कर सकते हो, ठीक है। However, before introducing the bill, the president shall refer the bill to the state legislative concerned for expressing its views, है ना। आ, आपका बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में बोलेगा कि आप अपना कुछ बताओ, व्यू बताओ, है ना, कि क्या कुछ चेंजेस होना चाहिए, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पे सिर्फ ना वो एक स्टेट वाला क्या बोल अपना बस व्यू बता सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है। वो अगर बोलेगा नहीं हम नहीं चाहते कि ये बिल पास हो, हम नहीं चाहते ये एक्ट बने, तब उससे कुछ मतलब नहीं पड़ता भाई, क्योंकि उनका कुछ नहीं है ना, उनका कुछ वो नहीं है, ठीक है। जो होगा राज्यसभा में होगा और लोकसभा में होगा। स्टेट वाले सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलता है ना। तो तो वही लिखा है इसमें, सपोज द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन ऑन द प्रपोज्ड चेंजेस within a stipulated time, in that case it is presumed that the state legislature has expressed its opinion on the reference, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि जो स्टेट वाले हैं वो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं बताया कि क्या करना है सही है, क्या करना सही नहीं है, तो फिर मान दिया जाएगा कि जो राज्यसभा और लोकसभा चाह रहे हैं वही लोग चाह रहे हैं, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर ओपिनियन व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। समझ गए? अरे यार रुको, समझ गए क्या बोलना चाह रही है? जो स्टेट का लेजिस्लेचर है
उनका ओपिनियन, उनका जो व्यू है वो पार्लियामेंट में बाइंड नहीं करता है। वो जो बोलेंगे बस सुना जाएगा, लेकिन वो बोले वही होगा वो जरूरी नहीं है। फिर क्या होगा, जो पार्लियामेंट है वो पास करेगा बिल को थ्रू सिंपल मेजोरिटी इन बोथ द हाउस, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट। वन द प्रेसिडेंट गिव इस एसेंट साइन, है ना, वो अगर वो साइन दे देगा तो फिर वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका एक्ट बन जाएगा। द स्टेट एंजॉयज ओनली प्रोसीजरल पावर्स, है ना, जो स्टेट के पास है वो सिर्फ आपके जो स्टेट के पास है, ठीक है, जो जो स्टेट के पास है वो सिर्फ एक प्रोसीजर का पावर है कि हाँ आप बोल सकते हो, चैलेंज कर सकते हो चेंज को, ओनली इफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर हैज नॉट बीन फॉलोड प्रॉपरली बट नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड्स। ठीक है, अब आते हैं कि हम देखते हैं कि एक्ट का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या है एक्ट और लॉ में। एक्ट क्या है, एक बिल है ना, कि जो पास हुआ है आपके पार्लियामेंट से और वो प्रेसिडेंट का साइन आ गया उसमें, तो वो एक्ट हो गया। Act is a bill that has been passed by legislature and received the president assent। ठीक है, तो वो एक्ट हो गया। लॉ कब होता है, लॉ कम्स इन इनटू इफेक्ट ओनली व्हेन एक्ट इज एनफोर्स्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लॉ आता है कब, जब वो एक्ट जो है वो एनफोर्स्ड हो गया है और वो गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट हो गया है, मतलब अब वो लागू हो चुका है। जैसे कि जीएसटी, पहले जीएसटी का बिल आया है ना, जीएसटी बिल, ठीक है, जीएसटी का बिल आया, लो फिर पार्लियामेंट जो है एक बिल बनाया जीएसटी के ऊपर, फिर उससे प्रेसिडेंट साइन कर दिया। ठीक है, जब प्रेसिडेंट जीएसटी बिल में साइन किया ना तो वो एक्ट बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो एक्ट बना उसको गवर्नमेंट फिर क्या किया, लागू किया पूरे इंडिया में, तब वो क्या बन गया, एक लॉ बन गया, जीएसटी लॉ। ठीक है, समझे क्या होता है, जैसे कि सीए एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज पास इन 2019, हाउ इट इज एनफोर्स्ड इन मार्च 2024। ठीक है, अब आता है सिटीजनशिप, ये अलग टॉपिक है। आपके आर्टिकल नंबर 1 पढ़ लिए हम लोग, 2 पढ़ लिए और 3 पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिटीजनशिप क्या होता है, फिर आगे फिर 14 से चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, 14 से इंपॉर्टेंट चालू होता है, 3 से 14 के बीच में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आर्टिकल नहीं पूछा जाता तो उसके ऊपर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप क्या बोलता है, a citizen is an individual who enjoys all rights granted by the country law and also holds specific duties and allegiance to the country। वही है सिटीजन में, क्या हम लोग क्या है, हम लोग नागरिक हैं भारत के, हम लोग क्या है, इंडियन सिटीजन है हम लोग, है ना, क्योंकि फॉलो करता है लॉ को, एंजॉय करता है राइट्स को, है ना, वही सब है। अ फॉरेनर एंजॉय मोस्ट राइट बट नॉट ऑल, फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 326, जो कि वोट देने का बारी आता है, तो कोई फॉरेनर आके यहाँ वोट नहीं देगा, वोट सिर्फ हम देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, है ना। तो फॉरेनर जो है वो राइट्स को एंजॉय करता है, लेकिन हर राइट्स एंजॉय नहीं करता है। अंडर आर्टिकल 326 दे हैव नो राइट टू वोट एंड कैन नॉट ऑक्यूपाई हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कोई फॉरेनर यहाँ आके एमपी एमएलए नहीं बन पाएगा, एमपी एमएलए वही बनेगा जो इंडिया का नागरिक है। Citizenship as established by the constitution defines the relationship between the citizens and the state। ठीक है, जो सिटीजनशिप है वो हमारे जो लॉ बुक बना हुआ है उस पर डिफाइन करता है कि सिटीजन का और स्टेट का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन बोथ विद इन एंड बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स, है ना, कि उसमें क्या होगा कि हर एक नागरिक को प्रोटेक्शन मिलेगा, हमारे भीतर भी और बॉर्डर के बाहर भी। ठीक है, इसके साथ खत्म होता है आपका प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, और कुछ हम लोग ब्रीफ पढ़े हैं, सिटीजनशिप के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे सिटीजनशिप क्या होता है ना, आप कैसे सिटीजन बन सकते हो इंडिया का, कैसे आप सिटीजनशिप से हट सकते हो, है ना, और किसको हम बोलते हैं कि हाँ ये नागरिक है करके, वो सब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, थैंक